यह वही बसपा है जिसने, हम तो उस समय राजनीति में नहीं थे, लेकिन एक नारा लगवाया करते थे कि तिलक तराजू और तलवार, उसके आगे की बात मैं बोल भी नहीं सकता। देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वह काल्पनिक है। कोई टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा, यह निर्णय को लेकर के, इस बात को लेकर के अभी किसी भी फोरम पर चर्चा ही नहीं हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब से हम बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में प्राप्त किए, तब से मैं यह मानता हूं कि भाजपा अर्थात नरेंद्र मोदी बनाम आल, ये तो हो ही रहा है। चुनाव का आगाज है, ऐसे में दिल्ली में काफी कुछ एक्टिविटी है। वो चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम सांसदों के साथ बीजेपी की मीटिंग हो या फिर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ सारे लोगों को एक करने में जुटी हों। संसद में भी हंगामा चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। सर, दिल्ली में बहुत हलचल है, उत्तर प्रदेश को भी लेकर के हलचल है, देश को भी लेकर के हलचल है। तो पहले तो शुरू करते हैं कि वो पूरे सांसदों की एक साथ इतनी मीटिंग, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या उन्हें अलग से कोई प्रभार दिया जाएगा? क्या है ये? देखिए, कल जो बैठक हुई है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और उत्तर प्रदेश के जो 6 क्षेत्र हैं उसमें 2-2 क्षेत्रों के माननीय सांसदगण और जो सांसद माननीय मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, ऐसे माननीय मंत्रीगण सब लोग बैठे हैं। और यह जब संसद का सत्र चलता है लगभग इस प्रकार की बैठक होती है। यह भी सच है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और 2022 भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ रही है, तैयारी कर रही है और 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने की रणनीति बना रही है। अब उस रणनीति के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंतर्गत पूरी पार्टी आती है और वह माननीय सांसद गणों के साथ बैठे हैं। वहां प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे संगठन महामंत्री जी भी थे, प्रदेश के प्रभारी जी भी थे। तो यह बैठक महत्वपूर्ण भी है और माननीय अध्यक्ष जी का आना अत्याधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, बड़ी एक तेज चर्चा है इस वक्त की बीजेपी बड़े बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने जा रही है चुनाव में। बहुत सारे लोगों के टिकट काटे जाएंगे, 30-35% जो विधायक हैं उनके भी टिकट कट सकते हैं, 100 विधायक। तो क्या इस तरह का जो पहले आप लोगों ने प्रयोग किया है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा प्रयोग हो सकता है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वह काल्पनिक है। कोई टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा, यह निर्णय को लेकर के, इस बात को लेकर के अभी किसी भी फोरम पर चर्चा ही नहीं हुई है। और इस प्रकार के विषय जो चलाए जा रहे हैं, कौन चलवा रहा है, क्यों चला रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जहां पार्टी को लगेगा कहीं कोई बदलने की आवश्यकता होगी तो बदलेंगे भी, और जहां नहीं बदलने की आवश्यकता होगी नहीं बदलेंगे। जहां कोई नया चेहरा लाना होगा, नए व्यक्ति को टिकट देना होगा, भाजपा तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ विधायक बनने वाले कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। लेकिन जो विषय, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, उस विषय को लेकर के अभी किसी फोरम पर कोई भी चर्चा नहीं। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं और सोनिया गांधी से लेकर तमाम लोगों से मुलाकात कर रही हैं। पहला चुनाव तो उत्तर प्रदेश का ही होने वाला है। पूरे देश में एक बड़ा विपक्ष बनाने की तैयारी है। आपको लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी अगर इस तरीके का कोई विपक्ष सामने आता है तो आप लोगों को समस्या होगी, और ममता बनर्जी के इस कदम को कैसे देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब से हम बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में प्राप्त किए, तब से मैं यह मानता हूं कि भाजपा अर्थात नरेंद्र मोदी बनाम आल, ये तो हो ही रहा है। और जो भी एक होना चाहता है एक हो ले। किसी को यह भ्रम भी नहीं रह जाना चाहिए कि नहीं हम अलग अलग लड़े इसलिए हार गए। वो एक होकर के लड़ेंगे तब भी भाजपा जीतेगी, अलग अलग लड़ेंगे तब भी भाजपा जीतेगी। 2022 भी जीतेगी, 2024 भी जीतेगी। हम लगातार बढ़त की ओर है। और चाहे वो सारे लोग मिले नहीं, लड़े भले, लेकिन समर्थन किसको किया, कहां पर कहां किसने किसको समर्थन दिया। लेकिन इसके बाद भी आप बताइए, यहां अमेठी की लोकसभा सीट थी, श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव लड़ रहे थे, उनको सपा बसपा का समर्थन प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था? वहां उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, उनको समर्थन किया। लेकिन इसके बाद भी भाजपा जीती कि नहीं जीती? अगर भाजपा इसके बाद भी जीती है तो इसका मतलब है भाजपा 100 में 60 हमारा जो मैं कहता हूं, और बाकी में बंटवारा, ये मैं कोई गलत नहीं कहता हूं। जनता के मन मस्तिष्क में ही नहीं, दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्थान बनाने का काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति
जबरदस्त, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, सबके मन में बहुत विश्वास जागृत हुआ है। और उस विश्वास की परिणति जब कभी चुनाव होते हैं तो वह आशीर्वाद के रूप में अपने वोट देने का काम। लेकिन झटका तो बंगाल में लगा जहां आप लोगों ने सब कुछ झोंका था, और वही अब बंगाल की जीत बीजेपी को भारी दिल्ली में नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से ममता बनर्जी एक बड़े विपक्ष की बात कर रही हैं, जिस सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, अखिलेश यादव से मिलने की बात है, यहां भी तो एक बड़ा विपक्ष बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हम सरकार बनाने के नंबर नहीं जुटा पाए, लेकिन हम 3 सीटों से 76 सीट पहुंच गए। आप इसको नहीं देखते, आप पता नहीं कौन सा चश्मा लगा करके भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जिसने मतलब एक तरह से शून्य से इतना बड़ा स्थान बनाने का काम किया है, 3 से 76 तक पहुंचने का काम किया है, और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका पश्चिम बंगाल में जहां तानाशाह के भाव से सरकार चलाने वाली ममता जी मुख्यमंत्री हैं, उनको जवाब देने का काम कर रही, उसको इस रूप में मैं समझता हूं नहीं देखना चाहिए। हम जहां पर भी हैं सत्ता में, सत्ता को ठीक से चला रहे हैं, जनता की सेवा ठीक से कर रहे हैं, जहां विपक्ष में है अपने विपक्ष का उत्तरदायित्व ठीक से निभाने का काम कर रहे हैं। चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका को, अपनी जिम्मेदारी को समझती है। हमारी पार्टी के लिए देश सबसे पहले है, दल उसके बाद है और व्यक्ति उसके बाद है। बाकी के लिए तो व्यक्ति पहले है, उसके बाद उनकी पार्टी, उसके बाद देश है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो सियासी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर। ब्राह्मणों के पर हो रही ज्यादतियों की चर्चा हो रही है, ब्राह्मण वोट बैंक की चर्चा हो रही है। बसपा ने तो बाकायदा ब्राह्मण सम्मेलन हर दिन करना शुरू कर दिया है, और आपकी ही भाषा में अब आपको जवाब भी दे रही है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी विकास की, सुशासन की बात करती है तो यह जातिवाद के रास्ते पर जाते हैं, लेकिन बसपा के मुंह से मैं समझता हूं कि वह ब्राह्मण सम्मेलन और या किसी अन्य जाति सम्मेलन को करे तो कम से कम बसपा के लिए शोभायमान नहीं है, क्योंकि यह वही बसपा है जिसने, हम तो उस समय राजनीति में नहीं थे, लेकिन एक नारा लगवाया करते थे कि तिलक, तराजू और तलवार। उसके आगे की बात मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन बसपा के लोग उस समय बोलते थे। इसलिए इन्होंने जैसे भी गुमराह करके 2007 में कुछ लोगों के समर्थन जरूर प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उस समर्थन के बाद जब सत्ता प्राप्त हुई तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जब सत्ता होगी हम कुछ करेंगे नहीं, जब सत्ता से बाहर हो जाएंगे फिर सब कुछ कहने लगेंगे, करने लगेंगे। तो यह भाजपा का बढ़ता हुआ प्रभाव है, भाजपा की बढ़ती हुई ताकत है, जनता का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का भाजपा के प्रति खड़ा होता समर्थन है, जिससे सारे विरोधी बौखलाए, घबराए हैं। सपा बसपा मिलकर के जब 2019 में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत विजय रथ को नहीं रोक पाए तो ये अलग अलग क्या रोक लेंगे। सर, लेकिन इसी से एक जुड़ता सवाल कि जय श्री राम के नारे उनके मंच पे भी लगे, आपने सुना होगा। रामलला के दर्शन उन्होंने किए, प्रयागराज, मथुरा, काशी, अयोध्या, ये सब उनके एजेंडे में भी अब दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे रामलला की कृपा है। अगर 500 साल की लड़ाई जिसे लड़ा गया है, उस लड़ाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से रामलला का मंदिर भव्य रूप से बनना शुरू हो गया, प्रयागराज का कुंभ 24 करोड़ लोग डुबकी लगाए, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का कॉरिडोर वह भव्य बन रहा है, यह सब देख करके यह देश के जो राजनीतिक दल और उनके नेता हैं ना, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हम रामलला का दर्शन पहले भी करते थे, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन पहले भी करते थे, भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन पहले भी करते थे, हर मंदिर में पहले भी जाते थे और अब भी जा रहे हैं। ये जो जा रहे हैं ना चुनावी, मतलब जैसे कोई बरसाती मेढक की तरह कि यहाँ जब चुनाव आएगा तब तो मंदिर में जाएंगे, तब हिंदू की भी बात करेंगे, तब ब्राह्मण की भी बात करेंगे, तब जातियों की भी बात करेंगे, सत्ता पाते ही सबको भूल जाते हैं। सर, आखिरी सवाल, बहुत चर्चा देश में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है पेगासस को लेकर के, स्नूप गेट, जासूसी हो रही है और पूरा विपक्ष ने एक तरीके से संसद को ठप कर रखा है। देखिए, विपक्ष झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम कर रहा है। कोरोना का इतना बड़ा संक्रमण केवल हिंदुस्तान में नहीं आया, उत्तर प्रदेश में नहीं आया, पूरी दुनिया में आया। इस विषय पे चर्चा कराने के लिए पहले नोटिस दे करके रखते हैं। अगर लगता है उनको कि ऐसा कुछ हुआ है, लगातार सरकार कह रही है आइए संसद में चर्चा करिए, हम संसद नहीं चलने देंगे, जो देश के हित में कानून बनने उनको नहीं बनने देंगे। ये जो रास्ता अपना करके विपक्ष की भूमिका, चाहे वो कांग्रेस उसको लीड कर रही हो, चाहे अन्य कोई पार्टी लीड कर रही हो, मुझे लगता है कि किसी भी विषय का समाधान चर्चा के आधार पर होता है और संसद एक चर्चा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो देश की जनता ने चुन करके भेजने का काम किया है। वह जनता यह अपेक्षा से भेजी है कि जब हमारी कोई बात होगी
हमारे हित की बात होगी तो वहां चर्चा होगी। आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर में हमने इतना कुछ खोया है, तीसरी लहर आने की आशंका है, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। उसकी चर्चा करने की जगह ऐसे विषय उठाते हैं जिन विषय का कोई ना हाथ है, ना पैर है, ना कोई शीश है। तो यह तो विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए इस प्रकार के विषयों को संसद के बाहर चर्चा करके समय की बर्बादी कर रहा है और संसद का काम नहीं होने दे रहा है और जनता उनके इस आचरण को देख रही है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, कुमार अभिषेक, लखनऊ।